नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट की पहली वीडियो रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं बेल्जियम में कैसे बाढ़ बन गई है बर्बादी का सबब। बेल्जियम में मॉनसून ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटों की बारिश में ही बेल्जियम के बड़े बड़े शहर पानी की चपेट में आकर त्राहिमाम करने लगे हैं। बाढ़ से बर्बाद बेल्जियम, तस्वीर नंबर 1। बेल्जियम के दिनांत में बाढ़ का तांडव समझना है तो बस इस वीडियो को देख लीजिए। तकरीबन 5 मिनट के इस वीडियो में नजर आता है कैसे गलियों में उफान मारते पानी की चपेट में आकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बहने लगी। ये हालात किसी एक गली या कॉलोनी के नहीं, दिनांत शहर के तकरीबन हर हिस्से में इसी तरह मटमैले पानी की तेज लहरें और सूखे पत्तों की तरह तैरती गाड़ियां नजर आई। बाढ़ से बर्बाद बेल्जियम, तस्वीर नंबर 2। दिनांत से ही आया एक और वीडियो देखिए जहां बीच शहर मानो दरिया में तब्दील हो गई। मटमैले पानी का रेला मानो शहर की सड़कों को चीरता हुआ आगे बढ़े जा रहा था। शहर के 2 हिस्से पूरी तरह कट गए हैं और सड़क के एक तरफ रहने वाले लोग दूसरी तरफ नहीं जा रहे। बाढ़ से बर्बाद बेल्जियम, तस्वीर नंबर 3। बेल्जियम के दिनांत के बाद जो दूसरा बड़ा शहर बाढ़ से करा रहा उसका नाम है नामुर। नामुर में तो ज़लज़ला इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अचानक लहरों ने हमला किया और घरों में रहने वाले लोग इस पानी के कैद में फंस गए। बाढ़ से बर्बाद बेल्जियम, तस्वीर नंबर 4। बेल्जियम के एंटवर्प में तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। एंटवर्प में लगातार हो रही बारिश के चलते कुछ इलाकों का संपर्क भी टूट गया, जिसके चलते इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। बाढ़ से बर्बाद बेल्जियम, तस्वीर नंबर 5। बाढ़ के चलते अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले हफ्ते बरसात कम हुई तो लगा कि शायद आफत थम गई, लेकिन रविवार से दोबारा तेज बरसात होने लगी और बेल्जियम के बाशिंदों का दिल दोबारा डर से बैठने लगा। टीम न्यूज नेशन। और अब खबर का टुकट के सुपर स्पेशल में आपको दिखाते हैं राजकुंद्रा की डर्टी पिक्चर पर वो खुलासा, वो गवाही जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी थी, आज से पहले कभी देखी नहीं थी। अब तक कुंद्रा की डर्टी कंपनियों को लेकर सिर्फ खबरें आ रही थी, लेकिन आज वो मॉडल सामने आ गई है जिसे राजकुंद्रा की कंपनी से बोल्ड फिल्म और न्यूड वीडियो चैट का एक पन्ना खोल कर रख दिया है। कौन है ये मॉडल और इसकी जुबान से क्या क्या सनसनीखेज खुलासे हुए हैं, देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव कवरेज में। ऑडिशंस के नाम पे जैसे किसी बंगलों में लेके जाते हैं, हिडन कैमरा वगैरह रख के उनसे शूट करते हैं बेसिकली। ऐसे ही उनको ब्लैकमेल करके भी बहुत सारे मैंने सुना है। ऑडिशन बोल के बहुत सारे न्यूड सीन ले लेते हैं। न्यूड फोटो शूट के लिए कहते थे, बिना कपड़े के वीडियो चैट की डिमांड, चोरी छिपे लड़कियों को शूट करते थे, लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। ये है वो सनसनीखेज इल्जाम जो इस मॉडल ने राज कुंद्रा की कंपनी और पॉन्ड कांड को लेकर लगाए। इस मॉडल का नाम है इशिका बोरा। राज कुंद्रा की कंपनी के जरिए किस तरह भारतीय मॉडल्स के वल्गर वीडियो शूट किए जाते थे और किस तरह ये वीडियो लंदन से दुनिया भर में सप्लाई होते थे, ये अब जमाने भर को पता है। लेकिन इस कंपनी के अंदर क्या होता था, कैसे लड़कियों को ऐसे वल्गर वीडियो के लिए तैयार किया जाता था, किस तरह बिना बताए न्यूड वीडियो शूट किए जाते थे और कैसे लड़कियां इस पॉर्न कांड के जाल में फंस जाती थी। अब इन सवालों से जुड़ा हर बड़ा खुलासा आज इशिका न्यूज नेशन पर करने जा रही है। इशिका के मुताबिक अप्रैल 2020 में पहली बार उनका संपर्क राज कुंद्रा के कथित मैनेजर उमेश कामत से हुआ है। अक्टूबर और नवंबर के बीच मुंबई में राज कुंद्रा के दफ्तर में 1-to-1 मीटिंग भी हुई। इशिका साफ साफ कहती हैं कि इन फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों ने उन्हें बताया कैसे चोरी छिपे लड़कियों को बिना कपड़ों के शूट किया जाता था। जो लड़कियां हैं, कुछ जो नई न्यू लड़कियां हैं, आजकल किसी से वो लोग डरती नहीं है, बिंदास वो लोग बोल देते हैं कि भाई ये हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है बोल के। तो कुछ लड़कियों से ऐसे जैसे मेरी बात हुई है तो उन लोगों ने खुद ही बोला है कि हमें ऑडिशंस के नाम पे जैसे किसी बंगलों में लेके जाते हैं, ऑडिशंस लिया जाता है कि तुम क्या ऐसे करके दिखाओ, है ना। तो लव मेकिंग सीन वगैरह होता है तो वो लोग करते हैं, लेकिन वो बेसिकली हिडन कैमरा वगैरह रख के उनसे शूट करते हैं बेसिकली। ऐसे बहुत सारे सीन आया हुआ है जो मतलब कि बाद में उन लोगों ने देखा है या उनकी फैमिली वाले ने देखा है, तब जाके उनको पता चला कि भाई कि ये ऑडिशन के नाम पे ऐसा होता है। अगर इशिका के दावों को सच माने तो इससे पता चलता है कि न सिर्फ लड़कियों को वल्गर सीन शूट करने के लिए पेमेंट किया जाता था,
बल्कि धोखाधड़ी से उनके ऐसे वीडियो शूट किए जाते थे जिन्हें देखने के बाद लड़कियां इस डर्टी कंपनी के खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाती। अब तक दुनिया को यही पता था कि फीमेल मॉडल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर उन्हें आपत्तिजनक वीडियो शूट करने के लिए कहा जाता था, लेकिन इशिका का दावा है कि ये सिर्फ रैकेट का एक हिस्सा था। राज कुंद्रा से जुड़े लोग इन मॉडल्स को अपने शहरों में वल्गर वीडियो शूट करने के लिए भी उकसाते थे। जो यंगस्टर्स है, जो 18 के आसपास जो लड़के हैं, उन लोगों को इन्वेस्ट करते हैं कि तुम कुछ वीडियोस बनाओ, गांव-गांव में जाके कुछ शॉर्ट टाइप का जैसे वीडियोस होते हैं, आपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में देखते हैं, जो न्यूड बिल्कुल ही पॉर्न, वो तो आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो वो सब वो लोग जाके शूट करते हैं। मतलब कभी-कभी जैसे कि किसी को प्यार में फंसा लेते हैं, कभी-कभी हो सकता है कि उनको मतलब कि ऐसे ही उनको ब्लैकमेल करके भी, बहुत सारे मैंने सुना है, ब्लैकमेल करके भी करवाते हैं। इशिका के दावे को पूरी तरह हवाई मानना भी सही नहीं। वो लंबे वक्त से मुंबई की मॉडल इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और कुछ मशहूर मैगजीन्स की कवर गर्ल भी रह चुकी हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर एक के बाद एक खुलासे करती हुई इशिका बोरा की जुबान से राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी का भी नाम निकला। वही शिल्पा शेट्टी जो पॉर्न कांड की जांच का हिस्सा है, पुलिस के सवालों का जवाब दे रही है। वो लोग फ्रेशर्स लड़कियों को मैक्सिमम जो है फ्रेशर्स लड़कियों को ढूंढते हैं, लड़की हो या लड़के हो, ऑल ओवर इंडिया से ही आते हैं। तो उनको सबसे पहले यही बताया जाता है कि शिल्पा शेट्टी जी की हस्बैंड है, और फिर उनका ऑफिस जो अंधेरी में है, शालीमार बिल्डिंग में, वो लोग ऑडिशंस के नाम पे बहुत सारे लड़कियों से, मतलब कि ऑडिशन, मतलब कि कैसा होता है कि ऑडिशन बोल के बहुत सारे न्यूज सीन ले लेते हैं, है ना। बेसिकली जब मैं उनके ऑफिस में जाती थी, उमेश कामत जी खुद ही बोलते थे कि भाई कि शिल्पा जी यहाँ पे आती है ऑफिस में और वो भी देखती है, तो ऑब्वियसली मुझे तो लगता है कि भाई उनको क्यों नहीं पता चलेगा। यही सवाल कई लोगों के जहन में भी है। जब शिल्पा पत्नी होने के साथ ही राज कुंद्रा की बिजनेस पार्टनर भी रही है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इस पॉर्न कांड के बारे में उन्हें रत्ती भर इल्म तक नहीं था। राज कुंद्रा के साथ ही साथ एक और कैरेक्टर इस पॉर्न कांड के चलते कटघरे में खड़ा है। ये चेहरा है गहना वशिष्ठ का। गहना वशिष्ठ को इशिका बोरा इस रैकेट का अहम हिस्सा बताती है। इशिका के मुताबिक गहना ही वो लिंक थी जिसके जरिए न्यूकमर्स को बरगलाया जाता था, वल्गर शूट के लिए मजबूर किया जाता था। न्यूड शूट रहेंगे, कोई लड़कियां बिल्कुल ही न्यूड हो जाती है, घर उनको ऑफिस में आके उनको करना पड़ेगा, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैंने उस चीज के लिए भी मना कर दिया। और एक चीज उन्होंने बताया कि आपका कोई न्यूड पिक्चर या वीडियोस वगैरह भी वो लोग शेयरिंग, मतलब कि ना, मुझे शेयरिंग प्रॉफिट देंगे, ऐसा मुझे बताया था। तो मुझे वो चीज कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने मना कर दिया। लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि गहना जी भी मतलब कि किसी फ्रेशर्स लड़कियों से ऐसे कुछ काम करवाती है, कुछ चीटिंग करके, मतलब कि ये जैसे बोल के नहीं करती है। ये दावे करने वाली इशिका बोरा को भी कुंद्रा की डर्टी कंपनी से वल्गर वीडियो का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था। वो अलग बात है कि इशिका ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कबूला नहीं, लेकिन ऐसी कई मॉडल्स और एक्ट्रेस थी जो पैसे और ब्रेक की चाहत में इस काले कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी और इन्हीं का इस्तेमाल कर कुंद्रा एंड कंपनी ने लाखों करोड़ों कमाए। न्यूज नेशन। राज कुंद्रा के साथ ही साथ इस पॉर्न कांड में एक और कैरेक्टर कानूनों के सवालों का जवाब दे रहा है। यह है राज कुंद्रा की ऑडिशन डायरेक्टर और एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ। न्यूज नेशन से बातचीत के दौरान इशिका बोरा ने गहना पर ही लड़कियों को बरगलाने का इल्जाम भी लगाया है, लेकिन गहना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान था। आखिर वो कौन है जिसे गहना बद्दुआ दे रही है? जल्द ही सच सामने आ जाएगा। गहना कहती हैं भगवान सबको देखता है, सबका हिसाब भी यही होता है। आज मैं फंसी हूं, कल तुम फंसोगे। भगवान किसी को नहीं छोड़ते और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ना मैं कल गलत थी और ना आज मैं गलत हूं। करो करो, जितना करना है कर लो। अगर बड़ा बनने के लिए तुमको दूसरों को बर्बाद करना है, कल कोई और तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी ऐसे ही बर्बाद कर देगा। ऊपर वाला है, बस इतना याद रखो। और कुंद्रा के राज की सबसे बड़ी गवाही न्यूज नेशन पर आज रात 10:28 पर देखना ना भूलें। सबसे पहले तो जैसे वो लोग फ्रेशर्स लड़कियों को, मैक्सिमम जो है फ्रेशर्स लड़कियों को ढूंढते हैं, तो उनको सबसे पहले यही बताया जाता है कि वो कि शिल्पा शेट्टी जी की हस्बैंड है, तो उनका नाम है, जैसे कि है ना, प्रोडक्शन हाउस भी है, बड़े लेवल पे है, तो उसमें आप अगर जुड़े रहोगे तो आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा। ये सबसे पहले तो उन लोग यही बोलते हैं।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर में आज एक वारदात से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह खुलासा रेडीमेड टेरर यानी आतंक के उस हथियार का है जो तैयार तो पाकिस्तान में होता है, लेकिन मौत का नंगा नाच खेलने के लिए भेजा जाता है हिंदुस्तान। क्या है ये रेडीमेड टेरर और कैसे सामने आई आतंक की ये खतरनाक शक्ल? देखिए न्यूज नेशन रिपोर्टर मीर फरीद की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। IED, यही है वो नया टेरर ट्रेंड जिसका टारगेट है कश्मीर की फिजा में बारूद घोलना, चाहे रेड लाइन या हाईवे को नुकसान पहुंचाना हो या फिर देश के वीरों को निशाना बनाना हो। आमने सामने की लड़ाई की दहशत आतंकियों के अंदर इतनी बैठ चुकी है कि वो अब IED के जरिए धमाकों को अंजाम देने की फिराक। कुपवाड़ा में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने IED की बारूदी साजिश को नाकाम कर दिया। LOC के पास जंगलों में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को 4 IED मिली, जिन्हें पत्थरों के नीचे छिपाया गया था। IED बरामद होने के बाद उन्हें पूरे एहतियात के साथ डिफ्यूज कर दिया गया। टेरर अटैक भले ही टल गया हो, लेकिन एक बड़े खतरे की घंटी बजा गया। इस खतरे का नाम है रेडीमेड IED। रेडीमेड IEDs, जी हाँ, ये एक नया खतरा है जो सुरक्षा बलों को दिखा है पिछले कुछ समय से, क्योंकि लगातार 5 से 10 kg की कॉन्फ़िगर्ड IED जो है मिल रही हैं। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से लगातार जो है रेडीमेड IED स्मगल की जा रही हैं LOC से, और जो गाइड्स हैं, गाइड्स को ये ड्यूटी है जो बिल्कुल मिले हुए हैं मिलिटेंट संगठनों से, वो ये IED जो है इस पार ला रहे हैं। कुपवाड़ा की LOC पर जो IED बरामद हुई वो पहले से बनाकर भेजी गई थी, और इसी से पैदा हुआ शक, क्या अब पाकिस्तान रेडीमेड बम के जरिए कश्मीर को दहराने की फिराक में है? और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? रेडीमेड IED की साजिश वजह नंबर 1। कश्मीर के पिछले ट्रेंड को देखें तो अब तक विस्फोटक को सीमा पार से घाटी में भेजा जाता था, जिसको असेंबल करने या फिर IED को तैयार करने के लिए IED एक्सपर्ट भी भेजा जाता था, जो घाटी में विस्फोटक को जोरदार विस्फोट के लिए तैयार करता। लेकिन चौकस काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान ये कथित IED एक्सपर्ट्स एक एक कर ढेर हो गए। पिछले 1 साल के दौरान सेना ने कुल 5 IED एक्सपर्ट्स मार गिराए, जिनमें 2 जैश ए मोहम्मद के थे, 2 लश्कर और 1 हिजबुल मुजाहिदीन का। यानी अगर बम बनाने वाला भेजा भी तो बम बनाने तक उसके बचने की गारंटी नहीं। इसी वजह से पाकिस्तान अब रेडीमेड IED भेज रहा है। रेडीमेड IED की साजिश वजह नंबर 2। मजबूत एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की वजह से आतंकियों की घुसपैठ भी ना के बराबर हो गई है। अब पाकिस्तानी फौज आतंकियों को कवर देने के लिए बमबारी का भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अगर LOC पार से गोली चलती है तो नया हिंदुस्तान उसका जवाब गोले से दे रहा है। इसी मजबूरी के चलते पाकिस्तानी फौज अब स्थायी गाइड्स का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि सेना को इनके जरिए बारूदी सप्लाई का शक न हो। चाहे ड्रोन के जरिए ब्लास्ट की साजिश हो या फिर अब रेडीमेड IED, पाकिस्तान के बदलते पैंतरे बता रहे हैं कि उसकी टेरर पॉलिसी भी फेल हो रही है। यानी आमने सामने की लड़ाई हार चुका पाकिस्तान अब प्रॉक्सी वार चलाने लायक भी नहीं रहा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन। तो किस तरह से आतंकी हर रोज नए तरीके इजाद कर रहे हैं आतंक फैलाने के लिए। हिंदुस्तान में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए IED का इस्तेमाल लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, अल-बद्र, तहरीक-उल मुजाहिदीन कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए करते आए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो नक्सली सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए IED ब्लास्ट का इस्तेमाल करते रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, पूर्वोत्तर के मणिपुर में उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट उल्फा NSCN IED के जरिए सेना के जवानों पर अटैक करते रहे। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। ममता बनर्जी अपनी पार्टी TMC को दूसरे राज्यों में भी मजबूत करना चाहती हैं और राष्ट्रीय नेता बनने की तरफ कदम बढ़ाना चाहती हैं। इसी सिलसिले में TMC बंगाल की जीत के उपलक्ष्य में खेला होबे दिवस मनाने जा रही है, लेकिन इसकी तारीख को लेकर अभी से बवाल शुरू हो गया है। क्यों?
देखिए जरा। बंगाल में चुनाव का खेला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासत का खेला नए ट्विस्ट के साथ एंट्री कर रहा है। जिस खेला होबे के जयघोष के साथ दीदी ने चुनावी दंगल जीता, उसे लेकर बंगाल का पॉलिटिकल पारा चढ़ने लगा है। टीएमसी ने ऐलान किया है कि चुनावी जीत का जश्न खेला दिवस के रूप में 16 अगस्त को मनाया जाएगा। तो बीजेपी ने इल्जाम लगा दिया है कि खेला दिवस नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन डे की बरसी मनाई जा रही है, वो भी पर्दे में। ममता बनर्जी ने जो खेल दिवस का घोषित किया उसमें गलत कुछ नहीं है। खेल मतलब है अच्छे तरीके से आंदोलन करो, जैसे खेला होता है फुटबॉल मैदान में, जैसे खेला होता है क्रिकेट मैदान में, जैसे खेला होता है। यह उनकी जिन्नावादी सोच का प्रतीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 1946 में 16 अगस्त के दिन ही डायरेक्ट एक्शन डे कहा था और उसके बाद बंगाल सहित पूरे भारत में भयंकर कत्लेआम हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ था डायरेक्ट एक्शन डे पर जिसने बीजेपी को सियासी माइलेज दे दिया? 75 साल पहले का इतिहास आखिर बंगाल के वर्तमान में कैसे लौट आया? ये जानने के लिए समझिए क्या था डायरेक्ट एक्शन डे। 1946 में 16 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसे नाम दिया गया था डायरेक्ट एक्शन। इस प्रदर्शन का मकसद अलग पाकिस्तान बनाना था। प्रदर्शन के दौरान कोलकाता में भीषण दंगे भड़क उठे थे, जिसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है, और इन दंगों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। जिन्ना, पाकिस्तान और कत्लेआम, ये इतिहास के वो 3 हिस्से हैं जिन्हें कमलधारियों ने दीदी के इरादों की पहचान करार दे दिया। हालांकि टीएमसी ने इस जश्न को 1980 में ईडन गार्डन में हुई भगदड़ से जोड़ा, लेकिन दीदी पर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली बीजेपी को यह दलील कबूल नहीं, और हो सकता है कि ममता बनर्जी के इस महाजश्न से एक नए सियासी खेला का आगाज हो जाए। इस विरोध के साथ ही बीजेपी ने यह सिग्नल भी दे दिया है कि भले ही चुनाव हार गए, लेकिन ये सरेंडर नहीं। बीजेपी के लिए बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कैसा हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। एक सास और बहू के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि घर का ड्राइंग रूम बन गया दनादन मार पिटाई का मैदान। रायपुर में कैसे हुई सास बहू और पिटाई, आप खुद देखिए। पहले बाल खींचे, फिर दिया धक्का और आखिर में चली चप्पल। रायपुर में एक फैमिली के बीच की टेंशन इतनी हाई लेवल पर चली गई कि मामला तू मैमे से बढ़कर जूते चप्पल तक पहुंच गया। फैमिली के फाइट क्लब को देखने से पहले जरा कहानी के कैरेक्टर्स को जान और पहचान लेते हैं। बैंगनी कुर्ते में खड़ी है सरला सुंदरानी, जिनके सामने डटी है अनन्या पंजवानी यानी बहू। काले कुर्ते में एंट्री होती है बबीता पंजवानी यानी समधन। सफेद शर्ट में आ डटे लड़की के भाई हेमंत पंजवानी। पीली शर्ट में अपनी पोजीशन लिए खड़े हैं ससुर सुरेश सुंदरानी। नीली शर्ट में आपको नजर आ रहे हैं देवर अनमोल सुंदरानी, और सबके बीच कंफ्यूज खड़ा है सुंदरानी फैमिली का डॉगी। बस दरवाजा खुलता है और मारपीट का सिलसिला शुरू होता है। पहले राउंड में बहू अनन्या अपनी सास सरला पर भारी पड़ती नजर आती है। सास फर्श पर गिर जाती है और उसके ऊपर घूंसे और चप्पलों की बरसात शुरू हो जाती है। वहीं मैदान के दूसरे छोर पर लड़की का भाई हेमंत और ससुर सुरेश आमने सामने आ जाते हैं। एक धक्का लगता है और ससुर साहब भी पीछे जाकर सोफे पर चारों खाने चित हो जाते हैं। पहले राउंड के बाद भी फैमिली फाइट क्लब रुकता नहीं। इस बार बहू अनन्या के साथ उनकी मम्मी भी बबीता मैदान में कूदती हैं और फिर शुरू होता है चप्पलों से अटैक, जिसके निशाने पर है सास सरला और ससुर सुरेश। अचूक निशाने के साथ चप्पल फेंकी जाती है और सास ससुर पर लगती है बुलसाई। इस बवाल की वजह है बहू अनन्या के परिवार की घर के अंदर सीसीटीवी लगाने की मांग, जिसका सुंदरानी परिवार ने विरोध कर दिया था। नतीजा हुआ कि दोनों परिवारों के बीच नौबत मारपीट तक आ गई। इस पूरे हंगामे के बीच एक कैरेक्टर हैरान परेशान रहा। ये कैरेक्टर था घर का डॉगी, जो मानो सोच रहा होगा 4 पांव तो मेरे हैं, तो फिर ये 2 पांव वाले इंसान जानवरों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपने देखी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, जो जानना आपके लिए जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।